गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब हम शुरू करते हैं आगे अपना जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमने स्टार्ट किया था। सॉरी ये 2-3 दिन के लिए मतलब लेक्चर नहीं डला, तो पीछे जो है वो आप जब इसको आप आज करें तो पीछे वाला लेक्चर एक बार ज़रूर दोबारा देख लें, क्योंकि उसके बाद ही फिर अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा मैं आपके साथ रिवाइज कर लेती हूँ कि व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि फिनोमिना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट गोज़ फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम, और माध्यम भी दोनों कैसे होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट जिनके आर पार देखा जा सके, पानी है, बर्फ़ है, कांच है, ठीक है। तो जब लाइट किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो इट चेंजेस इट्स पाथ, दिस इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो सबसे जो बड़ी बात है वो यही है कि जब लाइट किसी रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो बजाय सीधे निकलने के इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये आपकी इंसिडेंट रे है AO, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और इस पर अगर हम एक लंब गिरा दें तो ये कहलाता है नॉर्मल NN डैश। अब अगर रे सीधे जाती तो ऐसे निकल जाती, लेकिन बिकॉज रिफ्रैक्शन हुआ है देयर चेंजेस अ मीडियम, तो बजाय सीधे जाने के इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ऑब्वियसली इस केस में जब रेयरर से डेंसर मूव करती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, और जब रे जाती है डेंसर टू रेयरर, ऊपर वाला मीडियम डेंसर है और ऊपर नीचे वाला मीडियम अब क्या है, रेयरर। अब डेंसर रेयरर कौन डिसाइड करता है, इट इज़ डिसाइडेड बाय अ फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। दो मीडियम में से जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वो डेंसर, और जिसका कम होता है उसको हम रेयरर कहते हैं, ठीक है। तो जब डेंसर टू रेयरर मूव करती है बजाय सीधे निकलने के नॉर्मल से हट जाती है, इट गोज़ अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ऑब्वियसली इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा रह जाता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ जाता है। तो सबसे बड़ी बात यही आपको याद रखनी है कि जब रेयरर से डेंसर जाना है रे ने, तो आप उसको बेंड करवाओगे टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब डेंसर टू रेयरर जा रही है तो आप उसको मूव करवाओगे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फिर लॉज किए थे हमने रिफ्रैक्शन के कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंज हो जाते हैं, जबकि लाइट की फ्रीक्वेंसी और फेज सेम रहता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो था स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, कि साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कांस्टेंट होता है किसी भी एक पेयर के लिए, और इस कांस्टेंट को हम लिखते हैं 1μ2, और इसको पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। नीचे वो मीडियम आता है बेटे जिसमें रिफ्रैक्टेड रे लाई करती है। अब जैसे इन दोनों में से अब रिफ्रैक्टेड रे कहाँ लाई कर रही है, रेयरर में, तो नीचे क्या आएगा, रेयरर मीडियम का सिंबल और ऊपर डेंसर का, ठीक है। और इसको हम 1μ2 को हम लिखेंगे μ2 बाय μ1। सपोज ये लिखा है A फॉर एयर है और G फॉर ग्लास है, तो हम इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, और इसको खोलकर लिखा जाएगा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और तीसरा इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सब सेम प्लेन में लाई करते हैं। फिर बात हुई थी कि व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इट इज़ द रेशो, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है इट इज़ द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ज़्यादा कब होगा, जब ये चीज़ कम है, मतलब उस माध्यम में अगर लाइट की स्पीड कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा उस मीडियम का, ज़्यादा। तो अगर 4-5 मीडियम दे रखे हैं तो लाइट जिस मीडियम में सबसे स्लो ट्रैवल करेगी उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर हमने ये न्यूमेरिकल डिस्कस किया था। तो आज हम शुरू करते हैं अपना रिफ्रैक्शन के आगे का टॉपिक, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास
स्लैब आपने अपने लैब में देखी होगी ना, हमने स्क्रू गेज से ग्लास स्लैब जो थी उसका वॉल्यूम नापा था, कांच की स्लैब थी, कांच की पट्टी, तो उसी तरीके की एक ग्लास स्लैब ले ली हमने। ये कांच की स्लैब है ABCD, और इस स्लैब की जो थिकनेस है वो T है। लेट अ रे, अब यहाँ पे एयर है, यहाँ पर भी एयर है, और ये बीच पे कांच है, यही है ना कांच की स्लैब। तो लेट अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट अलोंग KL, एक लाइट आई KL के अलोंग, L पे हम नॉर्मल डालेंगे, दिस इज द पॉइंट L, ठीक है, ये L पॉइंट, नॉर्मल डाला, ये है इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का ये एंगल है, सपोज लेट इट बी I1। अब रे आ रही है बेटे एयर से कांच में, कांच है डेंसर और एयर है यहाँ पे रेयरर, मतलब रे आ रही है रेयरर से डेंसर में, तो बजाय सीधे जाने के इट बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, एंड इट गोज अलोंग LM। अब ये होगी आपकी रिफ्रैक्टेड रे, ये है आपका नॉर्मल, इसको नीचे तक ले जाओ, इस नॉर्मल को। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है लेट इट बी R1, ठीक है। अब फिर आगे देखो M पे एक और रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि M पे फिर दोबारा रे कांच से कहाँ आएगी, एयर में, और जब भी दो माध्यम के बीच में लाइट ट्रेवल करती है, माध्यम बदलता है, तो देयर अकर्स रिफ्रैक्शन। अब कांच से ग्लास में, अब यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लो आप पहले तो, क्योंकि अब ये इंसिडेंट रे हो गई और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, है ना। तो ये जो हो गया, ये हो गया अब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस M के लिए। अब आ रही है रे ग्लास से एयर में, डेंसर से रेयरर में, तो बजाय सीधे जाने के इट बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, और फाइनली इट कम्स अलोंग MN। अब ये है आपकी रिफ्रैक्टेड रे और ये है नॉर्मल। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, सपोज हम इसको किससे लिख रहे हैं, R2 से, ठीक है। मतलब दो रिफ्रैक्शन हुए एक L पे हुआ रेयरर से डेंसर, और एक M पर हुआ डेंसर से रेयरर जब रे निकली। अब अगर मैं यहाँ पे एक प्लेन मिरर रख दूँ, एक शीशा रख दूँ, मिरर में से होता है रिफ्लेक्शन, तो ये जो रे है रिफ्लेक्ट होके दोबारा उसी रास्ते से वापस चली जाएगी बेटे, ये जिस रास्ते से आई थी। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की द रे retraces its entire path if its final path is reversed after any number of reflections or refraction, ठीक है। तो रे दोबारा उसी रास्ते से फिर वापस चली जाएगी। अब चलो अप्लाई स्नेल्स लॉ। देखो सारा खेल जो है वो स्नेल्स लॉ अप्लाई करने का ही है, तो 1 2 3 बार में आप इसको सीख जाओ, क्योंकि अगर स्नेल्स लॉ नहीं आएगा अप्लाई करना तो दिक्कत आएगी। अप्लाई स्नेल्स लॉ पहले L पॉइंट पे, ओके। अब L पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, साइन I1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, साइन R1। अब यहाँ पर जब रिफ्रैक्शन हो रहा है बेटे, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, मतलब रिफ्रैक्टेड रे कौन से मीडियम में है, G, ग्लास में। तो जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव रे होती है उसको हम नीचे लिखते हैं, और जिसमें इंसिडेंट होती है उसको ऊपर लिखते हैं। तो इट इज़ कंसीडर्ड एज, इट इज़ रिटन एज A/μg, और ये पढ़ा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। और आपको पता है ना A/μg बेसिकली किसके इक्वल है, इट इज़ μg बटे μa के इक्वल है। ये हो गया इक्वेशन 1। फिर अगेन अप्लाई स्नेल्स लॉ एट M। अब देखो M पे ये दिस इज द इंसिडेंट रे M के लिए, और ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे, तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये हो गया आपका साइन I2 बटे साइन R2। मतलब अब जो आपकी ये रिफ्रैक्टेड रे है ये एयर में है, तो एयर नीचे आएगा और कांच ऊपर आएगा। और इसको हम क्या पढ़ेंगे,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, और जी म्यू ए ऑब्वियसली किसके बराबर होगा, ये होगा म्यू ए बटे म्यू जी। ठीक है, अब तीसरा देखो, ये जो रे वापस गई ऐसे, अब जो वापस गई ये होगी इंसिडेंट और ये होगी रिफ्रैक्टेड। ऑब्वियस सी बात है, ये जा रही है एयर से, कहाँ जा रही है, एयर से कांच में, तो बजाय सीधे जाने के इट बेंड टूवर्ड्स दी, हुई है ना बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल, तो राइटिंग ये अप्लाइंग स्नेल्स लॉ फॉर रिवर्स्ड रे एट एम। ठीक है, एम पर ही कर रहे हैं, लेकिन ये जो रे वापस जा रही है इसके लिए। अब ये है इंसिडेंट रे, तो ये क्या बना आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो साइन R2, और ये है अब आपकी रिफ्रैक्टेड रे, तो ये बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन I2। और अब ये है आपका वो मीडियम जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है इस केस में, तो G नीचे आएगा और A ऊपर आएगा। ठीक है, मतलब सारा जो काम है ये सिर्फ स्नेल्स लॉ लिखने का है, इसको समझ लो बस अच्छे से। अब देखो बेटे, ये भी ए म्यू जी है और ये भी ए म्यू जी है, इस से हम दो रिजल्ट्स लेंगे फ्रॉम 1 and 3। साइन I1 अपॉन साइन R1 किसके बराबर, साइन R2 अपॉन साइन I2। ऑब्वियस सी बात है कि I1 इज इक्वल टू R2 है ना, यही प्रूव हो रहा है ना इससे, और R1 इज इक्वल टू I2। अब देखो जरा फिगर में, I1 इक्वल टू R2, I1 इक्वल टू R2। अब देखो दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, और इसको हम कह सकते हैं एमर्जेंट रे। एमर्ज करना, बाहर निकलना, जो रे बाहर निकली है, मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम है। इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे इस बाउंड्री के साथ सेम एंगल बना रही है, मतलब दे आर सिमेट्रिकली प्लेस्ड। सिर्फ फ़र्क क्या पड़ा कि अगर ये यहाँ पर ग्लास ना होता तो ये रे सीधे जाती और यहाँ से बाहर निकल जाती। ठीक है, देखो बेटे इसमें कंस्ट्रक्शन जो एक्चुअली हो रहा है वो हम रेगुलर लाइन से करते हैं, जो एक्चुअली हो रहा है वो रेगुलर लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हम मानते हैं कि ऐसा होता तो उसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। ठीक है, ये फ़र्क है, तो रे डायग्राम्स में आप ध्यान रखना। तो अगर कोई रिफ्रैक्शन ना होता तो ये रे सीधे चली जाती। ठीक है, मतलब सिर्फ क्या फ़र्क पड़ा रिफ्रैक्शन से कि रे यहाँ से निकलने की बजाय थोड़ा सा पीछे से निकली है, अदरवाइज इट इज़ सिमेट्रिकली प्लेस। जितना एंगल यहाँ बन रहा था उतना ही बन रहा है, मतलब रे सिर्फ इतना पीछे, थोड़ा सा पीछे से लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ है रे में। ठीक है, और कितना हुआ है वो हम निकाल सकते हैं कि इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने एम एन डैश, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ है एम एन डैश। रे यहाँ से ना निकल के यहाँ से निकली है, रे यहाँ से ना निकल के यहाँ से निकली है, तो दिस इज़ द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। देयरफॉर इन दो चीज़ों से हमने क्या कंक्लूड किया, द रे सफर्स ओनली लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अभी हम निकालेंगे इसके लिए एक्सप्रेशन, और कितनी लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, एम एन डैश, इतनी लेटरल डिस्प्लेसमेंट रे ने सफ़र करी है। ठीक है, दूसरा देखो, मल्टीप्लाइंग 2 and 3, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इन इक्वेशंस को, तो देखो ज़रा इक्वेशन 2 क्या है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशंस 2 and 3। तो मैं यहाँ देख के लिख रही हूँ, इक्वेशन 2 है बेटे आपकी साइन I2 बटे साइन R2, और तीसरी इक्वेशन है आपकी साइन R2 अपॉन साइन I2। ये इक्वेशन ये थी आपकी ए जी म्यू ए के बराबर, और ये थी आपकी ए म्यू जी। साइन I2 और साइन I2 कैंसिल, और साइन R2 और साइन R2 कैंसिल,
मतलब क्या रिज़ल्ट आया, ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू 1, मीन्स ए म्यू जी इज इक्वल टू 1 अपॉन जी म्यू ए। क्या मतलब, सपोज आपको एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, इसको क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन दैट। मतलब सपोज आपको ए म्यू बी पता है और मैं पूछ रही हूँ कि बी म्यू ए कितना होगा, तो आप कह दोगे बी म्यू होगा 1 अपॉन ए म्यू बी। एक रिजल्ट आया है। फॉर एग्जाम्पल जी म्यू ए, दैट इज, इसको क्या पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 2/3। ठीक है, जी म्यू ए है आपका 2/3, इतना ही होता है। देन व्हाट विल बी ए म्यू जी, ए म्यू जी कितना होगा, तो ए म्यू जी जो है वो होगा 1 अपॉन जी म्यू ए। 1 अपॉन जी म्यू ए कितना है, 2/3, तो ये होएगा 3/2। मतलब एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर विद रिस्पेक्ट टू सेकंड पता है तो सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल, उसका 1। ठीक है, अब हम निकालेंगे एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट एम एन डैश के लिए हम एक्सप्रेशन निकालेंगे। अब इसके लिए हमें चाहिए ये फिगर, है ना, रे डायग्राम, ये जो हमने बनाया है। तो अभी हम क्या करें, ये तो इस पेज पे है, तो हम इसको, एक मिनट ये देना, रजिस्टर, ओके, इसको हम यहाँ पे करते हैं अलग से। ठीक है, एम एन डैश को मैं फाइनल रिजल्ट लिखूंगी वहाँ। लेटरल डिस्प्लेसमेंट है बेटे एम एन डैश, हमें ये निकालनी है एम एन डैश। ठीक है, अब एम एन डैश निकालने के लिए व्हाट वी डू, ये वाला ट्रायंगल ले लो। अच्छा एक बात और, रे थी, इसको ऐसे निकल जाना चाहिए था, है ना, लेकिन ये निकली कैसे है, ये ऐसे हो गई है। तो इसने कितना डेविएट कर गई, ये अपने रास्ते से कितना भटक गई, यहाँ से निकलने की बजाय यहाँ से निकली है। तो इट इज़ डेविएटेड बाय एन एंगल डेल्टा, डेल्टा इज कॉल्ड डेविएशन। ठीक है, तो टेक द ट्रायंगल एल एम एन डैश। इन ट्रायंगल एम एल एन डैश व्हाट इज साइन डेल्टा, बोलो क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार तो हो गया एल एम और इसका कर्ण हो गया आपका साइन डेल्टा, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर तो हो गया एम एन डैश और हाइपोटेन्यूज हो गया एल एम। अब मेरे पास एल एम नहीं है, कितना है, एल एम निकालने के लिए भी टेक द ट्रायंगल, इसको पूरा कर लो, एल एल डैश कर दो, एल एल डैश एम, ये वाला। इन ट्रायंगल एल एल डैश एम, आप मुझे बताओ व्हाट इज कॉस R1। अब आप कहोगे कहीं हम साइन ले रहे हैं, कहीं हम कॉस ले रहे हैं, तो ये हम कैसे याद रखें, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ कॉस लोगे तो आपका एम एन डैश आएगा ही नहीं, हमें तो एम एन डैश चाहिए ना, तो यहीं काम रुक जाएगा। तो ऑब्वियसली आप कॉस ना लेके किससे शुरुआत करेंगे, साइन।
और जब मुझे LM को इवेल्युएट करना है इस ट्रायंगल में तो मुझे कॉस से ही लेना पड़ेगा, साइन से आएगा ही नहीं LM। तो कॉस R1, कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है इसका LL डैश और इसका हाइपोटेन्यूज कितना है LM। LM चाहिए ना मुझे यहाँ, तो LL डैश बटे LM। तो यहाँ से LM कितना हो गया बेटे, LL डैश अपॉन कॉस R1। मतलब यहाँ पे LM की जगह वी कैन राइट LL डैश अपॉन कॉस R1। तो ये हो गया आपका साइन डेल्टा MN डैश अपॉन LL डैश कॉस R1। और मुझे चाहिए MN डैश, तो MN डैश को आप यहीं छोड़ो, MN डैश ये इधर चला जाएगा, इज इक्वल टू LL डैश अपॉन कॉस R1 इंटू साइन डेल्टा। अब व्हाट इज LL डैश, क्या है ये आपका LL डैश, ये है आपका AD। AD किसके बराबर है, जितनी थिकनेस थी आपकी ग्लास स्लैब की। और बेटे ये डेल्टा किसके बराबर है, अगर ये एंगल I1 है तो ये पूरा एंगल I1 होना चाहिए था, अपोजिट एंगल्स हैं। अब I1 में से तो R1 निकल गया, तो ये डेल्टा कितना बचा होगा, डेल्टा बचा होगा I1 माइनस R1, इतना ही तो बचा होगा। तो यहाँ पे हम डेल्टा की वैल्यू लगा देते हैं, यहाँ LL डैश है आपकी थिकनेस के बराबर इनटू साइन डेल्टा है आपका I1 माइनस R1 के बराबर अपॉन कॉस R1। तो अगर आपको जो आप ग्लास स्लैब से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आपको उसकी थिकनेस पता है, आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता है, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट कि ये जो रे है इसमें ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ये कितना अपने रास्ते से पीछे से होकर निकली है। आपको याद होगा कि ग्लास स्लैब वाला एक्सपेरिमेंट हम पिन्स लगा के करते हैं, ऑयल पिन्स लगा के बीच में ग्लास स्लैब रखते हैं, 2 पिन्स यहाँ पर रखते हैं और फिर इस सिरे से उन 2 पिनों को सीध में देखते हुए यहाँ पे लगाते हैं, तो उससे ये पूरा रे डायग्राम कंस्ट्रक्ट हम कर सकते हैं। प्रैक्टिकल जब हम करेंगे एक्टिविटी उसमें हम ये कंप्लीट करेंगे। तो दिस इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटे। तो ग्लास स्लैब वाले इस रिफ्रैक्शन से हमें 2 कंक्लूजन्स मिले कि एक तो रे सफर्स ओनली लेटरल डिस्प्लेसमेंट और एक रिजल्ट हमारे पास आया A म्यू G इज इक्वल टू 1 अपॉन G म्यू A, ठीक है। अब हम आगे करते हैं रियल एंड अपेरेंट डेप्थ ऑफ अ वाटर टैंक। रियल एंड अपेरेंट डेप्थ ऑफ वाटर टैंक। एक पानी की जो टंकी होती है, अगर आप उसमें एक सिक्का फेंक दें भरी हुई पानी की टंकी में और सिक्का जो है वो उसकी तली में जाकर बैठ जाएगा, तो ऊपर से देखने पर आपको लगेगा कि सिक्का ऊपर ही है, मतलब जो पानी की गहराई है वो कम लगती है, लेकिन एक्चुअली जो गहराई है वो ज़्यादा होती है। तो इसको हम कहते हैं रियल एंड अपेरेंट डेप्थ ऑफ वाटर टैंक। बाल्टी में भी करके देख सकते हैं, बाल्टी भर के। तो ऐसा क्यों होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से। अब देखो बेटे क्या रिलेशन है रियल और अपेरेंट डेप्थ में। सपोज ये आपका पानी की कोई टंकी है, इसमें पानी भरा हुआ है, ऑब्वियसली XY बाउंड्री है, इसके नीचे पानी है और यहाँ ऊपर हवा है, ठीक है। O जो है वो सिक्का है या कोई ऑब्जेक्ट है जो इसकी एक्चुअल डेप्थ पर है ना। तो अब देखो हमें ये उठा हुआ क्यों नज़र आता है, ऊंचा क्यों नज़र आता है। एक रे जो O से चलेगी एंड इंसिडेंट नॉर्मली देखो इसके नॉर्मल है, ये रे परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल इंसिडेंस में रे जो है वो रिफ्रैक्शन के बाद सीधे निकल जाती है। इट इंसिडेंट अलोंग OA एंड गेट स्ट्रेट अलोंग OA1। एक और रे जो O से चलेगी और इंसिडेंट अलोंग OB। अब इस रे को देखो, ये आ रही है पानी से हवा में, पानी है डेंसर और हवा है रेयरर। तो बताओ जब रे आती है, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पर नॉर्मल गिरा दो। जब रे आती है डेंसर से रेयरर में तो क्या होता है, इट बेंड अवे,
बजाय सीधे जाने के इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड गोज अलोंग बी बी डैश। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब बेटे किसी चीज़ का प्रतिबिंब दो तरीक़ों से ही बनता है इमेज, या तो दो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली मीट करें या मीट करती हुई नज़र आएँ। अगर एक्चुअली मीट करती हैं तो हम कहते हैं जो इमेज बनी है वो रियल बनी है, और अगर मिलती हुई नज़र आती हैं तो हम कहते हैं कि जो इमेज बनी है वो वर्चुअल बनी है। ठीक है, वास्तविक नहीं बनी, आभासी बनी है, वर्चुअल, आभासी। तो अब देखो क्या है, अगर मैं इस वाली रिफ्रैक्टेड रे को पीछे की तरफ बढ़ाऊं, ये देखो ये डॉटेड लाइन से करना है, तो ये यहाँ पर इस पहले वाली किरण से आई पर मिलती हुई नज़र आ रही है, होता नहीं है पर ये नज़र आ रही है। तो ऑब्जेक्ट ओ पर ना नज़र आके उसका आभासी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आई पर। उसका वर्चुअल इमेज जो है वो कहाँ बन रहा है, आई पर। तो मुझे ये जो सिक्का है ये ओ पर ना नज़र आके कहाँ दिखाई देगा, आई पर। तो मुझे गहराई सिर्फ कितनी नज़र आएगी, ए आई। दिस इज़ द अपीयरेंट डेप्थ। जबकि है कितनी, एक्चुअल डेप्थ कितनी है, ए ओ। ठीक है, या ओ ए इज द रियल डेप्थ। अब इन दोनों में क्या संबंध है उसके लिए हम देखेंगे। अप्लाई स्नेल्स लॉ एट बी। अप्लाई स्नेल्स लॉ एट बी। ठीक है, अच्छा। और स्नेल्स लॉ अप्लाई करने से पहले एक बार ये देखो, ये आई है तो ये भी कौन सा है, ये भी कितना एंगल बनेगा, आई। कैसे हैं ये, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। देखो ये पैरेलल रेज हैं दोनों, ये और आई ये कैसे हैं, ऑल्टरनेट। और अगर ये आर है बेटे तो ये भी कैसा बनेगा, ये वाला एंगल भी कैसा बनेगा, कितना बनेगा, आर। ये कॉरस्पॉन्डिंग, देखो ना, ये एक लाइन है ना, एक लाइन ये है और एक ये है। तो ये जितना एंगल ये है, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, जितना ये है उतना ही तो ये है। इनको हम कहते हैं, यही वाले बन रहे हैं ना, ये बन रहे हैं आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो आप देखो पहले इसमें, इस वाले ट्रायंगल में ए ओ बी में देख लो, इन ट्रायंगल ए ओ बी व्हाट इज साइन आई, बताओ। इस वाले ट्रायंगल में साइन आई लंब बटा कर्ण, ए बी अपॉन ओ बी। ठीक है, और इस वाले में भी देख लो, ए आई बी में, इन ट्रायंगल ए आई बी व्हाट इज साइन आर। अभी स्नेल्स लॉ अप्लाई नहीं किया, अभी हम आई और आर निकाल रहे हैं। साइन आर, अभी इसमें भी लंब ए बी है और आई बी है, ये ए बी अपॉन आई बी। अब अप्लाई कर दो स्नेल्स लॉ। ठीक है, यहाँ पर साइन आई बटे साइन आर। अब रिफ्रैक्टेड है, एयर में है तो एयर नीचे आएगा और डब्ल्यू ऊपर आएगा, डब्ल्यू म्यू ए। ठीक है, डब्ल्यू म्यू ए। तो ये हो जाएगा आपका साइन आई, आप पुट करो वैल्यू, ए बी अपॉन ओ बी डिवाइडेड बाय साइन आर पुट करो, ए बी अपॉन आई बी इज इक्वल टू डब्ल्यू म्यू ए बी और ए बी कैंसिल, आई बी अपॉन ओ बी इज इक्वल टू डब्ल्यू म्यू ए। अब क्योंकि अगर ये एंगल बहुत स्मॉल हो, आई बहुत स्मॉल हो, तो बी जो है वो किसके नज़दीक चला जाएगा, ए के। तो हम बी की जगह हम क्या मान लें, ए। अगर आई इज स्मॉल, इफ आई इज स्मॉल, बी लाइज क्लोज टू ए, तो ये हो जाएगा आपका बी की जगह ए, आई ए, बी की जगह ए अपॉन ओ ए डब्ल्यू म्यू ए। और आपको पता है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है विद रिस्पेक्ट टू वाटर वो रहता है 3/4, याद रखना है, ये होता है 3/4। तो आई ए
इज इक्वल टू 3/4 और ओ ए इधर गुणा में ले जाओ इंटू ओ ए। आई ए क्या था? अपेरेंट डेप्थ 3/4, ओ ए क्या था? रियल डेप्थ। तो अपेरेंट डेप्थ जो हमें गहराई नज़र आती है वो रियल डेप्थ का सिर्फ कितना नज़र आती है? 3/4। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पानी की टंकी की जो गहराई है वो सपोज़ 32 मीटर है एक्चुअल, लेकिन आपको वो कितनी नज़र आएगी? सिर्फ इसका 3/4, 4 8 32, 24 मीटर की। अब अपेरेंट डेप्थ डिपेंड कर रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे जो मीडियम भरा है। अगर उस पानी की टंकी में तुम पानी ना भर के तेल भर दो तो उसकी गहराई जो है उसकी अपेरेंट डेप्थ उस हिसाब से बदल जाएगी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है ऑयल का विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ द रियल एंड अपेरेंट डेप्थ ऑफ वाटर टैंक। ठीक है, माना यहाँ कांच हो, कांच भरा हुआ हो और यहाँ पे कोई सिक्का पड़ा है तो भी अपेरेंट डेप्थ बदल जाएगी, क्योंकि फिर तब किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा? कांच का। ऑयल भरा हो तो किसका आएगा? ऑयल का। तो बेसिकली आपने क्या करना है, अपेरेंट डेप्थ कैसे आएगी? रियल डेप्थ को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। क्लियर है? तो ये आज के लिए इतना है, इसको बहुत अच्छे से करना। कल हम करेंगे कंपाउंड स्लैब और फिर उस पर रिफ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।